नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक डायरी, जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज से रिलेटेड है, यानी इंडिया और अफ्रीका के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड है। दूसरा इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज के दौरे के ऊपर हैं, जिसके अंदर पहले जॉर्डन गए, उसके बाद इथोपिया, अब आते हुए ओमान से होते आए हैं। और 2014-15 के बाद इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत ही सीरियस से लेना स्टार्ट कर दिया है। यदि इसी साल की बात करें तो 2025 के अंदर यदि यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा पांचवा दौरा किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ को। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है चाइना, क्योंकि चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, ना सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बल्कि इंडिया के जो नेबर कंट्री है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर जो अपना BRI है, बॉर्डर रोड एंड इनिशिएटिव, उसके तहत जो अपना नेटवर्क है उसको बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। और चाइना ने अफ्रीका के अंदर जो रोड है, सड़क है या फिर बंदरगाह है, कोई एयरपोर्ट है, इन सभी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इवन चाइना ने अफ्रीका के साथ एक स्पेशल फोरम भी गठित कर रखा है, जिसको बोलते हैं फोरम ऑन चाइना एंड अफ्रीका कोऑपरेशन, जिसकी चाइना हर 3 साल के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। और अभी जो लेटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी वो 2025 के अंदर ऑर्गेनाइज की थी, जिसका पर्पज़ ये था, इवन चाइना ने इसको मेंशन भी किया था, अफ्रीकन कंट्रीज़ को यह आश्वासन दिलाया गया था कि 2025 से लेकर 2028 तक 3 साल के अंदर चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर 50 बिलियन से अधिक डॉलर है उसको इन्वेस्ट करेगा। तो चाइना के साथ, चाइना को अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए अफ्रीकन काउंटर जो कॉन्टिनेंट है वो फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अफ्रीकन कंट्रीज़ का दौरा किया है, यदि उसको डिस्कस करें तो जॉर्डन के साथ इंडिया ने कोई ज़्यादा सिक्योरिटी या ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं किया। ये एक औपचारिक मीटिंग थी, क्योंकि अभी जॉर्डन और इंडिया ने जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे उसके 75 ईयर कंप्लीट किए हैं। तो उसी के मौके के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में गए थे, लेकिन कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। लेकिन इस जर्नी के, इस ट्रिप के जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहे वो इथोपिया और दूसरा ओमान रहा है। इथोपिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया है, जिसे ऑनर ऑफ नीस ऑफ इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसी साल का बात करें तो लगभग 8वां किसी भी कंट्री के द्वारा दिया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इवन इसके बाद ओमान ने भी अपना जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया है। और इथोपिया के केस के अंदर बात करें तो इथोपिया इंडिया की जो ट्रेड पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और चाइना के बाद इथोपिया, जो इंडिया है वो इथोपिया का सेकंड जो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और इंडिया जब इथोपिया के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया को ज़्यादा फायदा होता है, यानी इंडिया का इथोपिया के साथ ट्रेड सरप्लस है। और यदि फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से हम इथोपिया के बारे में बात करें तो इथोपिया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके कई रीज़न है। एक तो इथोपिया है, उसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का गेटवे कहा जाता है, यानी कि यदि आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक्सपेंड करना है तो उसका जो रास्ता है वो इथोपिया से होकर गुजरता है। दूसरा, इथोपिया जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी जो इंडियन कंपनी है उनके लिए मार्केट के अंदर एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही आसान होगा, यानी कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तीसरी चीज़, जो अभी हाल ही के अंदर यदि रफ डाटा आपके साथ शेयर करूं मैं, तो 2023-24 के अंदर इंडिया और इथोपिया के साथ जो ट्रेड हुआ उसमें इंडिया को फ़ायदा हुआ, यानी इंडिया ने इथोपिया को ज़्यादा सामान बेचा है और इथोपिया से हमने कम खरीदा है। 2023-24 में इंडिया और इथोपिया के बीच लगभग 5-5.5 हज़ार करोड़ का ट्रेड हुआ, जिसमें से इंडिया ने 4 से 4.5 हज़ार करोड़ का सामान इथोपिया को बेचा है। बदले में रफली 500 से 700 जो करोड़ है उसका सामान इथोपिया से इंडिया ने खरीदा। तो इंडिया का इथोपिया के साथ ट्रेड सरप्लस है। दूसरी तरफ यदि मैं चाइना का एग्जांपल दूं तो चाइना से जब हम ट्रेड करते हैं तो हम चाइना को सामान कम बेचते हैं और ज़्यादा खरीदते हैं, यानी चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से इथोपिया इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यदि एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो इंडिया इथोपिया को एक्सपोर्ट करता है तो उसके अंदर मेजर कंपोनेंट स्टील है, आयरन है, मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मशीनरी है, इवन सर्विस सेक्टर भी इंडिया का इन्वॉल्व है। और इथोपिया का जो मार्केट है उसके अंदर लगभग आज करंट यदि डाटा आपके साथ में शेयर करूं तो लगभग 600 से 650 इंडियन कंपनी है जो डिफरेंट सेक्टर के अंदर इथोपियन मार्केट के अंदर काम कर रही है। तो फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से इथोपिया इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। दूसरी चीज़, इथोपिया के अंदर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी इथोपिया के अंदर ही है। और यदि इथोपिया के अंदर आपकी पकड़ होती है तो पूरे अफ्रीकन यूनियन के साथ डील करने के लिए एक बहुत ही आसान हो जाता है। और 2023 से पहले इथोपिया जो अफ्रीकन यूनियन है G20 का सदस्य नहीं था। और जब 2023 में इंडिया ने G20 सम्मेलन को होस्ट किया था तो उसी टाइम में
इंडिया ने ये प्रपोजल रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का सदस्य बनाया जाए और G20 के जो सभी कंट्री है उन्होंने एक मत से इसे स्वीकार भी किया था। तो यानी अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने में भी इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अफ्रीकन कंट्रीज की जो ट्रिप थी, इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो ओमान है। ओमान मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा कंट्री है, गल्फ कंट्री है, जो इंडिया की तरह है। जैसे कि इंडिया के अमेरिका के साथ भी रिलेशन है और इंडिया के रशिया के साथ भी रिलेशन है, इसी तरीके से ओमान का केस है। ओमान के अमेरिका के साथ भी रिलेशन है, जबकि ईरान के साथ भी रिलेशन है। हालांकि ईरान के साथ अमेरिका के अच्छे रिलेशंस नहीं है। ओमान ने भी इंडिया को, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ओमान, उससे सम्मानित किया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये 29वां हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी दूसरे कंट्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। ओमान एक ऐसा कंट्री है जिसे न्यूट्रल कंट्री के मान से, यदि मिडिल ईस्ट के अंदर आप ऐसा कंट्री को ढूंढोगे जो न्यूट्रल हो, तो वो उसके अंदर जो टॉप रैंक पर आता है वो ओमान है। और ओमान के साथ इंडिया ने जो कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग होता है। और बहुत ही कुछ लिमिटेड कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया ने CPEC शामिल किया है, एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसके अंदर जापान भी शामिल है, दूसरा साउथ कोरिया शामिल है, मॉरिशस शामिल है, अभी ओमान शामिल है। और CPEC का किसी भी कंट्री के साथ जब कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि इसके अंदर सर्विस सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। इंडिया जैसे कि UPI जो पेमेंट इंडिया का है उसको फॉरेन कंट्री में एक्सपेंड किया है, तो वो भी सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। और जब किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो उसके अंदर एक नेगेटिव लिस्ट के नाम से एक लिस्ट तैयार की जाती है कि ये प्रोडक्ट हैं जिनको हम ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है, यानी कि अगर हम फिलहाल के लिए यदि हम अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक नेगेटिव प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अंदर ये मेंशन किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका से आएंगे, जिसके अंदर किसी भी सूरत के अंदर ड्यूटी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि जो इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो इंडिया जब अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि जो अमेरिका से आने वाला डेयरी प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट के अंदर जो इंडियन फार्मर है उनका लॉस पहुँचाए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो यही है कि CPEC एक डिटेल्ड एग्रीमेंट है। दूसरी चीज़, ओमान एकमात्र ऐसा गल्फ कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, यानी कि जो इंडिया की नेवी और एयरफोर्स है वो जो ओमान के जो बंदरगाह और एयरपोर्ट हैं उनको यूज कर सकते हैं। यानी वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट हैं, प्लेन है, उनकी सर्विस हो सकती है, रिफ्यूलिंग हो सकती है। तो ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया ने एकमात्र, ओमान ऐसा मिडिल ईस्ट का कंट्री है, गोल्फ कंट्री है, जिसके साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इवन इंडिया ने हाल ही में रशिया के साथ भी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अभी भी अनटच है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना बहुत ही जल्दी से इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक्सपेंड कर रहा है, और यदि इंडिया को काउंटर करना है तो इंडिया को जो अपनी एक जो सॉफ्ट पॉलिसी की, सॉफ्ट फेस की जो इमेज है उसको यूज करना होगा। हम चाइना की तरह ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आने वाले 50 साल के अंदर हम जिस तरीके से चाइना ने प्रॉमिस किया कि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे डिफरेंट सेक्टर में, हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेड एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि दुनिया ट्रेड से चलती है, और इन सभी कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड के अंदर और ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, या फिर और किसी कंट्री के साथ CPC एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं। तो इन सेक्टर के अंदर हम चाइना को अच्छा खासा काउंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्री है वो चाइना का जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है उसका शिकार हो चुकी है, क्योंकि चाइना ने इन सभी कंट्रीज़ को जो लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रखा है। यानी चाइना को मालूम है कि जो लोन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इनके औकात से बाहर है और ये कभी इसको रीपे नहीं कर पाएंगे। और जब रीपे नहीं कर पाएंगे तो चाइना क्या करता है कि इन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन करवाता है, कोई पोर्ट लीज के ऊपर ले लेता है। और यही श्रीलंका के साथ हुआ कि जैसे कि श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट चाइना को लीज पर दे रखा है। इवन पाकिस्तान ने अपना जो ग्वादर पोर्ट है वो 40 साल तक चाइना को लीज के ऊपर दे रखा है। तो ये चाइना की जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, और इंडिया के केस के अंदर ऐसा नहीं है। तो एंड में मैं ये कहूँगा कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इंडिया को अभी भी और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक जनरल असेंबली होती है उसी तरीके से एक सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। टोटल 15 मेंबर है, और इसी के अंदर एक डिबेट हो रही थी और टॉपिक था लीडरशिप फॉर द पीस। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर अपलोड की गई थी। मैडम प्रेसिडेंट, बिफोर आई कंक्लूड आई रेफर टू द स्टेटमेंट मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टुडे
India would like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defense Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. वीडियो में जिस शख्स को आपने देखा, इनका नाम हैरिस पर्वतनेनी है, जो इंडिया के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को उठाया तो उसी को काउंटर करने के लिए जो पर्वतनेनी है, इन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। और ये पहली बार है जब इंडिया के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, इवन इंडिया ही कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने वही बात रखी है जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार किसी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का नाम लिया है। और इमरान खान इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इमरान खान वो बंदा था जिसने कभी भी जो अमेरिका और पाकिस्तान को क्लोज नहीं आने दिया, क्योंकि उसने हमेशा अमेरिका के अगेंस्ट बात की। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से इमरान खान बहुत ही ज़रूरी था। और फिलहाल के लिए इमरान खान के ऊपर लगभग 100 से अधिक केसेस के अंदर ट्रायल चल रही है, जिनके अंदर कोर्ट को डिसाइड करना है या तो उसे कि इमरान खान दोषी है या फिर उसको ब्री किया जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादातर ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर उसे कोर्ट गिल्टी हैंड करेगा, क्योंकि आर्मी जो कोर्ट है वो भी आर्मी के अंडर में काम करते हैं। और इवन अभी पाकिस्तान ने एक लॉ भी पास कर दिया है जिसके अंदर ये प्रोविज़न ऐड किया गया कि पाकिस्तान का कोई सिविलियन है उसको भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल की जा सकती है। फिलहाल के लिए जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है और उसे लगभग करप्शन का जो केस है उसके अंदर, जैसे कि ये तोसा खाना वाला भी केस उसके अंदर शामिल है, उसमें लगभग उसे 14 साल तक की डिफरेंट केसेस के अंदर सजा हो चुकी है। तो इमरान खान इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो इंडिया ने यहाँ पे जो रेज किया है वो पहलगाम आतंकी हमले का है, कि किस तरीके से पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर 26 से अधिक भारतीयों को जो है मौत की घाट उतार दिया था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू इंडिया ने जो आसिम मुनीर को भी रेज किया कि किस तरीके से संविधान को बदल के 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आसिम मुनीर को एक जो तानाशाह बना दिया है, जिसे संविधान का एक तख्ता पलटी माना जाता है। इवन यूनाइटेड नेशंस के ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरीके से आसिम मुनीर को जो पावर दी गई है वो पाकिस्तान को ब्राइट फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और जो यूएन जो अमेरिका के अंदर सांसद है उन्होंने भी इस चीज़ की मांग की थी कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान की आर्मी का जो चीफ है इसके ऊपर जो इनकी एंट्री के ऊपर बैन लगाया जाए। और ये कोई 1-2 पार्लियामेंट के सांसद ने नहीं किया था, लगभग 40 से अधिक जो मेंबर ऑफ जो कांग्रेस थे वो इसके अंदर शामिल थे। तो फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है वो डीप होते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो इंडिया के साथ इंडिया और अमेरिका के रिलेशन थे उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और इस चीज़ को अमेरिकन भी जानते हैं कि जिस लेवल का ट्रंप डैमेज कर चुके हैं इंडिया और यूएस को रिलेशन को, वो वापस पटरी में आने के लिए अच्छा खासा समय लगेगा, क्योंकि अभी दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत भी ज़्यादा है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है, यानी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के अंदर जो दरार आई है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रशिया को हुआ है। रशिया ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया है और इंडिया के साथ रिलेशन को और अधिक डीप किया है। आज अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज कर रखा है, उसके बाद भी इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, क्योंकि यही इंडिया के फेवर के अंदर है कि सस्ते रेट के ऊपर इंडिया को ऑयल मिलता रहे। कहने का मतलब यही है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और एक ट्रेड माफिया की तरह
ज़्यादा काम किया और इसका जो नुकसान है और इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को भी हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया है, एक इंडिया और पाकिस्तान का और दूसरा इंडिया और अफ्रीका का, किस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इंडिया चाइना को अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर काउंटर कर रहा है। और यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और यदि आप भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हो तो डिप्लोमेटिक डायरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।